चले तो दोस्तों चालू करते हैं आज का हमारा सेशन। गुड आफ्टरनून टू ऑल। चलो, तो याद है अपन क्या देख रहे थे? अपन देख रहे थे सैलरी, और सैलरी में हमने परक्विजिट्स को कंप्लीट कर लिया था। आपने रिवाइज किया तो हमने अलाउंसेस कंप्लीट कर लिए, परक्विजिट्स कंप्लीट कर लिए। अरे ये सुनो, चले अब हम आ रहे हैं किस पे? अब हम आ रहे हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे। तो चलो ध्यान से देखिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेके देखिएगा। जब हम बात कर रहे हैं किसकी? रिटायरमेंट बेनिफिट्स की। अब ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स पांच उसमें आते हैं। सबसे पहला पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन और वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स किसमें कवर्ड है? पांच कैटेगरीज में आते हैं: पेंशन, ग्रेच्युटी, लिव इनकैशमेंट, जिसमें ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जब भी सैलरी का डेडिकेटेड सवाल आता है तो ये तीन में से कोई ना कोई रहता है, या तीनों रह सकते हैं या तीन में से कोई ना कोई रहता है। हाँ, वॉलेंटरी रिटायरमेंट और रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन के बारे में थोड़ा कम पूछता है वो क्वेश्चन। ये चीज क्लियर है? तो चलिए, हमें तो पढ़ना तो पांचों ही है, रिवाइज पांचों ही करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब जब कंपनी को आप छोड़ के जा रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या मिलते हैं? ढेर सारे कंपनी से बेनिफिट्स मिलते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन जो छोड़ के जा रहे हैं उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। उसमें सबसे पहला है पेंशन। अब सवाल उठा, व्हाट डू मीन बाय पेंशन? पेंशन क्या होती है? तो भाई आपने सुना है कि जब भी कोई बंदा किसी कंपनी को छोड़ता है तो उसे हर महीने, देखो अब जब वो कंपनी में काम कर रहा था तो हर महीने सैलरी मिल रही थी। वो वहां काम करता था, सैलरी मिलती थी, काम करता था, सैलरी मिलती थी। अब सैलरी के हिसाब से उसने अपना लिविंग स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब अचानक एक दिन काम में जाना बंद हो गया, सैलरी मिलने बंद हो गई। तो प्रॉब्लम क्या है? उसकी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो मेंटेन कैसे करे? उसे तो हर महीने कुछ ना कुछ पैसे चाहिए ना, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रखने के लिए। तो होता ये है कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको हर महीने क्या पे करना चालू करता है? पेंशन। ये चीज समझ में आया? क्लियर है? तो पेंशन क्या है? पेंशन एक पीरियोडिक पेमेंट है मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विसेज पेबल आफ्टर हिज रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के बाद पीरियोडिक पेमेंट अगर आपको दी जा रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं? पेंशन। पेंशन कितने प्रकार की है दोस्तों? तो एक कम्यूटेड पेंशन कहलाती है, एक अनकम्यूटेड पेंशन कहलाती है। कितना सिंपल है। अब सवाल उठा, सर कम्यूटेड पेंशन क्या होता है? कम्यूटेड पेंशन मतलब जब आप, देखो, अनकम्यूटेड पेंशन बहुत सिंपल है। अनकम्यूटेड पेंशन मतलब जितना आपको पेंशन मिल रहा है हर महीने वो कहलाता है अनकम्यूटेड पेंशन। ये चीज क्लियर है? तो हर महीने, फॉर एग्जांपल, आप कंपनी से रिटायर किए, हर महीने 10,000 रुपए मिल रहा है, तो वो जो 10,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है वो क्या है? अनकम्यूटेड पेंशन। बात समझ में आया? मान लीजिए मैंने कंपनी को छोड़ा, फॉर एग्जांपल मैं मोटा भाई क्या काम कर रहा था रिलायंस कंपनी में। रिलायंस कंपनी को मैंने छोड़ा 1 अक्टूबर से। तो अक्टूबर मंथ, अक्टूबर में मेरे को 10,000 मिला, नवंबर में 10,000, दिसंबर में 10,000, जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 महीनों में मुझे 60,000 मिला। तो ये जो 60,000 है ये क्या कहलाएगा? अनकम्यूटेड पेंशन। ये चीज क्लियर है? आया समझ में? ये अनकम्यूटेड पेंशन का टैक्स कैसे होता है? एज पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, भले ही मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो, अनकम्यूटेड पेंशन अगर आपको रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, वेदर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। बात समझ में आया? क्लियर है? सवाल उठा, सर कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन मतलब जब मैं अपने पेंशन के अधिकार को आज कुछ हद तक के अपने अधिकार खत्म करके लमसम पेंशन ले रहा हूं, उसे बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। एग्जाम्पल, मैं हर महीने, याद है रिलायंस कंपनी मुझे 10-10 हजार रुपए पेंशन दे रही है। यार मैंने बोला मोटा भाई मेरे को हर महीने 10-10 मत दो, मुझे हर महीने 4-4 हजार दो। 60% में अपना अधिकार छोड़ने को तैयार हूं, उसके बदले लमसम में पैसा दे दो। मतलब समझ में आया? क्लियर है? मतलब 10-10 हजार दे रहे थे, मैंने अक्टूबर में 10,000 लिया, नवंबर में 10,000 लिया, दिसंबर में लिया, जनवरी में 10,000 लिया। 1 फरवरी को मैंने मोटा भाई को बोला मेरे को 10,000 मत दो, अब मुझे 4-4 हजार देना। मतलब कितना देना? 10,000 का 40% देना, 60% मत देना। मोटा भाई खुश, अरे वाह,
नहीं चाहिए तेरे को पैसा? मैंने बोला नहीं, लमसम में अभी दो। वो 60% मैं आज छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मुझे लमसम पैसा आज चाहिए। वो जो लमसम पैसा आज मैं ले रहा हूं, वो कहलाता है कम्यूटेड पेंशन। वो कम्यूटेड पेंशन कहलाता है। मींस कन्वर्टिंग फ्यूचर राइट ऑफ रिसीविंग मंथली पेंशन इनटू लमसम अमाउंट रिसीवेबल इमीडिएटली। एक एग्जांपल से समझो। सलमान खान 2,000 रुपए पेंशन मिल रही थी, रिटायरमेंट लिया, 2,000 रुपए पेंशन मिल रही, ही कम्यूटेड 1/4, that is 25% of the amount and get a lump sum pension of 30,000 in जनवरी 2026 कर लीजिएगा। इन जनवरी 2026, तो जनवरी 2026 में लमसम पेंशन मिल रहा है कितने का? 30,000 का। तो ये जो लमसम पेंशन 30,000 का मिल रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? बोलो, कम्यूटेड पेंशन। तो जो लमसम पेंशन मिल रही है एक साथ, वो कहलाएगी कम्यूटेड पेंशन। तो ये 30,000 क्या हो गई? कम्यूटेड पेंशन। अच्छा, अब कब ये हुआ है? जनवरी 26 में हुआ है। इसका मतलब आज रिटायरमेंट कब हुआ? मान लेते हैं सलमान खान का यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट नहीं दिया, हम मान लेते हैं रिटायरमेंट हुआ है, सलमान खान ने रिटायरमेंट ली है एग्जाम्पल के लिए 1 सितंबर 2024 को, 2025, सॉरी। तो आज मेरे को बताओ, 1 सितंबर 1 सितंबर 2025 से सलमान खान रिटायर हो गया। तो सितंबर महीने का पेंशन बताओ कितना मिला होगा सलमान खान को? 2,000। अक्टूबर महीने का भी 2,000। नवंबर महीने का भी 2,000। दिसंबर महीने का भी 2,000। लेकिन जनवरी महीने से उसने क्या करवा लिया? 25% पेंशन माफ हो गया, मतलब उसने 25% पेंशन छोड़ दिया। तो इसका मतलब अब जनवरी से उसे जो पेंशन मिलेगा 25% कम मिलेगा। तो 2,000 का, 2,000 में से 25% माइनस कर दो तो 1,500। फरवरी में भी कितना मिलेगा? 1,500। और मार्च में भी कितना मिलेगा? 1,500। इन सब का टोटल करो, इन सब का टोटल करो। ये जो आएगा, ये जो आएगा 8,000 और ये 4.5, 12,500। ये 12,500 क्या कहलाएगा? अनकम्यूटेड पेंशन। तो अनकम्यूटेड पेंशन, ये जो 12,500 है, ये भले ही सामने वाला एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट, ये तो फुली टैक्सेबल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? क्लियर है? चले। अब नेक्स्ट, सर अगर कम्यूटेड पेंशन मिला तो? कम्यूटेड पेंशन समझ में आ गया ना? अगर लमसम में जो पेंशन मिला, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुली एग्जाम। भाई, पुराने जन्म के पुण्य है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आप गवर्नमेंट में आपको नौकरी लग गई, मतलब पुराने जन्म के कुछ तो तुमने अच्छे काम किए, तभी नौकरी लगी है। और तभी जो फ्यूचर में जब भी गवर्नमेंट की नौकरी छूटेगी और हर महीने पैसा आएगा पेंशन का, हर महीने जो आएगा वो टैक्सेबल। और वो लमसम में तुमने कन्वर्ट करा लिया, एक साथ कुछ अधिकार छोड़ के लमसम पेंशन ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा? फुली एग्जाम्प्ट। ये चीज क्लियर है? और अगर तुम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो लॉ मेकर ने बोला ये चेक करो क्या ग्रेजुटी मिला है कि नहीं मिला है। तो अगर तुम्हें ग्रेजुटी मिला है, तो ऐसे केस में कम्यूटेड पेंशन रिसीव में से 1/3 ऑफ फुल पेंशन माइनस करोगे। और अगर ग्रेजुटी नहीं मिला, तो कम्यूटेड पेंशन रिसीव में से 1/2 ऑफ फुल पेंशन माइनस करोगे। अब एक सवाल आया, सर 1/3 मतलब? बेटा जी 1/3 मतलब होता है 33.33%, और 1/2 मतलब 50%। अब आपको अगर ग्रेचुटी मिला है तो एग्जेम्पशन कम हो जाएगा। अरे मालिक, आप खुद बताओ ना, ग्रेचुटी मिल रहा है, एक बेनिफिट मिल रहा है, तो लॉ मेकर ने बोला तेरे को एक बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए हम तेरे को एग्जेम्पशन कम देंगे, सिर्फ 33.33% का एग्जेम्पशन देंगे। और तेरे को यहाँ पे ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है, इसलिए देख तेरे को एग्जेम्पशन हम ज्यादा दे रहे हैं। तो क्या करना? जो कम्यूटेड पेंशन मिला, जैसे यहाँ पे कम्यूटेड पेंशन कितना मिला? 30,000। तो ये 30,000 कम्यूटेड पेंशन आया, कम्यूटेड पेंशन रिसीव आया क्या? ये 30,000 आया।
अब इसमें से माइनस क्या करना, ग्रेचुटी नहीं मिला अभी के लिए मानते हैं, तो ये वाला केस लग जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1/2 ऑफ, मालिक फुल पेंशन लिखा है, 1/2 ऑफ कम्यूटेड पेंशन नहीं लिखा। तो 1/2 ऑफ फुल पेंशन मतलब क्या हुआ, तो जितना कम्यूटेड पेंशन मिला, बताओ आज कितना मिला, 30,000, उसको डिवाइड कर तो परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन से, परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन कितना था, 25%। भाई 25% के लिए 30,000, 25% तुमने सेक्रीफाइस किया, तुम्हें 30,000 रुपए मिले। तो वो जो 25% के लिए 30,000, तो पूरे के लिए कितना, 1,20,000, 1,20,000। समझ में आया कि नहीं आया। तो तुम यहाँ पे फिर क्या करना, 1/2 ऑफ 1,20,000 करना। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये 60,000 आएगा, एग्जेम्पशन तुम्हें ज्यादा मिल रहा है, मतलब ये एक्चुअल में ना, ये क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए, ये चीज क्लियर है, फिगर्स ऐसे ही समझाने के लिए, फिगर्स वो हमेशा कम्यूटेड पेंशन ज्यादा ही आएगा, ये चीज रहेगा। और अगर ज्यादा नहीं आया जैसे यहाँ पे, तो फिर एग्जेम्पशन पूरा जीरो हो जाए, मतलब मिल जाएगा, और टैक्सेबल अमाउंट पूरा जीरो हो जाएगा। समझ में आया, नेगेटिव नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। और मान लो अगर कम्यूटेड पेंशन, मतलब तुम्हें ग्रेचुटी मिला है, तो तुम 1/2 ऑफ फुल पेंशन हो जाएगा, तो फिर 1/3, तो 1/3 लोगे, तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। समझ में आया क्या, यस और नो। तो चलो जल्दी से बताओ, फिर से फिर से पेंशन, पेंशन मतलब पीरियोडिक पेमेंट, जो कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, किस एम्प्लॉय को, फॉर पास्ट सर्विसेज। पेंशन के अंदर दो कैटेगरी, कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन आपके हाथ में फुली टैक्सेबल होगी, जब मिला जितना मिला पूरा उस साल टैक्सेबल होगा। कम्यूटेड पेंशन के केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जाम, कोई भी कम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल नहीं होती। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके अंदर दो कैटेगरी, ग्रेचुटी मिला है, ग्रेचुटी नहीं मिला। अगर ग्रेचुटी मिला है तो कम्यूटेड पेंशन रिसीव माइनस 1/3 ऑफ फुल पेंशन, और ग्रेचुटी नहीं मिला तो कम्यूटेड पेंशन रिसीव माइनस 1/2 ऑफ फुल पेंशन। फुल पेंशन कैसे आएगी, ऊपर कम्यूटेड पेंशन रिसीव डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। क्लियर हुआ। अब अगर मान लीजिए आपको पेंशन पेंशन मिल रही है, आपको नहीं, आपके घर वालों को, क्योंकि एम्प्लॉय तो निपट गया, एम्प्लॉय निपट गया और एम्प्लॉय के घर वालों को पेंशन मिल रही है, तो उसे हम बोलते हैं फैमिली पेंशन। क्या नाम से बुलाते हैं, फैमिली पेंशन। और अगर फैमिली पेंशन उस फैमिली को मिल रही है जिसमें जिसमें एम्प्लॉय जो था वो रिसिपिएंट ऑफ कोई गैलेंटरी अवार्ड का था, या वर्किंग इन आर्म फोर्स, मतलब कोई जवान शहीद हुए हैं और आर्म फोर्स में थे, और उनके घर वालों को पेंशन मिल रही है, तो बेटा जी वो तो फुली एग्जेम्प्ट होगी। हाँ, सोल्जर लोग जो है, जवान जो है, उनकी बातें हो रही है, ये चीज समझ में आया। तो ऐसे केस में एग्जेम्प्ट होगा, क्लियर है। लेकिन अदर केसेस में क्या होगा, तो अदर केसेस में एक्चुअल फैमिली पेंशन मिला, उसमें से लेस एग्जेम्पशन 1/3, और 15,000 अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में, और 25,000 अगर न्यू टैक्स रिजिम में, इन विच एवर इज लोअर। तो अगर मान लो आपको फैमिली पेंशन मिला, एग्जाम्पल के लिए फैमिली पेंशन मिला 60,000, तो 60,000 का 1/3, 20,000 और 15,000, विच एवर इज लोअर, 15,000 मिल जाएगा किस केस में, अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में हो। और अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में है, तो फैमिली पेंशन मिला 60,000, लेस एग्जाम 1/3, 20,000 और 25,000, विच एवर इज लोअर। तो 20,000 लोअर है, तो 60,000 माइनस 20,000, बैलेंस 40,000 आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। बताओ, हाँ, कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बोलो, क्या पेंशन को लेके बातें क्लियर, यस और नो। चले, तो पेंशन को लेके मैंने सारी बातें आपके साथ कर ली। आ जाओ अब पेंशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रेचुटी। नेक्स्ट देखिए ग्रेचुटी। अब ये ग्रेचुटी क्या होती है,
तो बेटा जी होता क्या था, जब कोई एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता था, तो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड सॉरी आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड हम क्या करते हैं, पैसा देते हैं अपने एम्प्लॉय को। जैसे फॉर एग्जांपल रामू काका आज हमारे यहाँ पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं, 40 साल से काम कर रहे हैं, ये चीज कह रहे हैं आपने। तो आज वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, अब 40 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मन भर आता है, बोलते हैं ना मन भर गया। आज इतना ज्यादा मतलब उनने इतनी सेवाएं की हमारे हमारे को, इतनी सेवाएं दी, तो हम उनको क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। ये चीज समझ में आया? तो गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद क्या बना दिया, एक पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट बना दिया। ये चीज कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई भी इम्प्लॉय कंटिन्यूअसली 5 साल के ऊपर आपके यहाँ काम कर रहा है, तो आपको फिर उसे क्या देनी पड़ेगी, ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी। ये चीज समझ में आया? तो ग्रेच्युटी पहले वॉलेंट्री पेमेंट था, फिर गवर्नमेंट ने लॉ बना के उसे कंपलसरी कर दिया। ये चीज समझ में आया? तो इट्स अ वॉलेंट्री पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर इन एप्रिसिएशन ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय। क्लियर है? अब ग्रेच्युटी के केस में होता क्या है, हो सकता है आपको ग्रेच्युटी ड्यूरिंग सर्विस मिले, हो सकता है आपको ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के टाइम मिले, और इवन हो सकता है ग्रेच्युटी आपको डेथ के टाइम पे मिले। तो अगर ग्रेच्युटी ड्यूरिंग सर्विस मिल रही है तो फुली टैक्सेबल, खत्म। ड्यूरिंग सर्विस ग्रेच्युटी मिली, फुली टैक्सेबल। ड्यूरिंग डेट, आफ्टर डेट अगर ग्रेच्युटी मिली घर वालों को, नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ लीगल आयर्स। लीगल आयर्स के हाथ में ग्रेच्युटी का पैसा टैक्सेबल नहीं होगा। ये चीज समझ में आया? तो फिर से ड्यूरिंग सर्विस मिल रही है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, जितना ग्रेच्युटी मिला उतना एम्प्लॉय के हाथ में। आफ्टर डेथ मिल रहा है एम्प्लॉय के घर वालों को, तो 1 रुपए का भी ग्रेच्युटी टैक्सेबल नहीं होगा, भले ही तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। क्लियर है? अब पॉइंट आया, अगर रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा है ग्रेच्युटी, तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, क्या आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? बेटा जी अगर आप रिटायरमेंट पे ग्रेच्युटी का पैसा आपको मिल रहा है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो बेटा जी आपने तो क्या कर रखे, पुण्य कर रखे। तो पेंशन के केस में कम्यूटेड पेंशन मिला रिटायरमेंट पे, फुली एग्जेम्प्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। वैसे ही ग्रेच्युटी मिल रहा है रिटायरमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, फुली एग्जेम्प्ट। बात समझ में आया? क्लियर है? हाँ। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो वो चीज आपको देखनी है। अगर आप रिटायरमेंट के टाइम आपको ग्रेच्युटी मिल रही है और आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो ये चेक करो क्या आप पोगा में कवर्ड हो कि नहीं हो। पोगा मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी है। अगर आप पोगा में कवर्ड हो तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010। क्या एग्जेम्प्ट होगा, 3 में से जो भी लोअर है। एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव 20 लाख, 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। ये आपको माइनस, इन तीनों में से जो भी लोअर आएगा उतना लेस कर दिया, जो बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोला, जितना ग्रेच्युटी मिला उसमें से 3 में से जो भी लोअर होगा वो माइनस करना है। फिर से जितना ग्रेच्युटी मिला उसमें 3 में से जो भी लोअर होगा वो माइनस करना है। पहला एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव, दूसरा 20 लाख, तीसरा 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। अब एक एक करके पहले समझते हैं भाई, 15/26 क्या है ये। एक्चुअल में लॉ मेकर क्या बोलता है, हर साल, आज रामू काका 40 साल काम किए, तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में लिखा है हर साल की 15 दिन की सैलरी रामू काका को एज ग्रेच्युटी दी जाए। ग्रेच्युटी का पैरामीटर बताया, हर साल
हर कंप्लीटेड ईयर्स की 15 दिन की सैलरी। तो यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर्स जब लोगे तो अगर पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स है तो उसे भी फुल ईयर ले लेना। मान लो रामू काका हमारे यहाँ 40 साल 7 महीने काम किए, तो 6 महीने से ज्यादा काम किए, तो 40 years 7 months विल बी इक्वल टू 41 years। सर वो हमारे यहाँ 40 years 2 months काम किए तो 40 years। सर हमारे यहाँ वो 40 years 6 months एग्जैक्ट काम किए, 40 लेना है। इन एक्सेस होगा 6 मंथ से तो वन में कन्वर्ट करना है, कंप्लीटेड ईयर तब लेना है। 40 years 6 months 1 day काम किया है तो फिर तो क्या हो जाएगा, 41 years हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो फिर से, तो क्या बोला, हर साल 15 दिन की सैलरी आप उसे क्या दो, ग्रेजुटी के रूप में। अब हर साल 15 दिन की सैलरी, 40 साल पहले उसकी सैलरी थी 100 रुपए पर मंथ, आज हो गई 50,000 रुपए पर मंथ। आप समझ रहे हो? तो कौन सी ले, 100 रुपए पर मंथ वाली ले कि 50,000? तो लॉ मेकर ने बोला लास्ट ड्रॉन सैलरी जो थी, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी थी, 50,000। तो 50,000 की सैलरी को बेस बनाते हुए, 50,000 की सैलरी पर मंथ, एक महीने में 4 संडे होते हैं नॉर्मली, तो 26 दिन का आप पेमेंट कर रहे हो सामने वाले को, तो 26 दिन का 50,000, तो 15 दिन का कितना, इंटू जितने साल वो काम किए। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार कैलकुलेटर में करते हैं। आज मान लीजिए रामू काका को एग्जाम्पल के लिए 30 लाख रुपए की हमने ग्रेचुटी दी, तो लॉ मेकर ने क्या बोला, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव 30 लाख, प्रिस्क्राइब लिमिट 20 लाख, और रामू काका हमारे यहाँ 40 साल 8 महीने काम किए, तो आज, और उनका पर मंथ का सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी जो था वो था 50,000 रुपए। तो अब आप क्या करोगे, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी 50,000 इंटू 41। ये चीज समझा ना, 41 क्यों हुआ, 40 years 8 months है तो 41 years हो गए, और लास्ट ड्रॉन सैलरी 50,000 है तो इंटू 50,000, और 15/26 इसलिए किया क्योंकि 26 दिन की 50,000 की सैलरी, तो 15 दिन की कितनी, समझ में आया क्या? तो कितना वैल्यू आया ये, 11,82,000 समथिंग। इन तीनों में से लोअर कौन सा है, 11,82,000। 30 लाख में से 11,82,000 माइनस किया, जो बैलेंस बचा वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। आया? सर यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या, बेसिक सैलरी है दोस्त, यहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक प्लस फुल डीए। बेसिक सैलरी तो है ही, फुल डीए भी है। समझ में आया? तो जहां पोगा में कवर्ड है वहां सैलरी बेसिक प्लस फुल डीए रहेगी। याद आया क्या? यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट, अगर आप किस में है, पोगा में कवर्ड नहीं है तो क्या होगा? तो लॉ मेकर ने बोला आप एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव लो, लेस करो एग्जेम्पशन, पहला एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, दूसरा 20 लाख, तीसरा 15/30 कीजिए, इसे गलती से 26 है, 15/30 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 months, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। फिर से बोल रहा हूं, पोगा में नहीं हो तो 15/26 की जगह 15/30 करोगे, तो 15/30 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी नहीं, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months, पिछले 10 महीनों की एवरेज सैलरी लेना, और उसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। क्या पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 months लिखा है? तो अगर हमारे यहाँ रामू काका काम कर रहे हैं और वो पोगा में कवर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में 40 साल 8 महीने काम किए तो भी 40 साल लेना है, ये चीज कर है। और जब सैलरी लोगे तो पिछले 10 महीनों की एवरेज सैलरी लोगे, ये चीज कर है। सर सैलरी का मतलब क्या है? वही है जो एचआरए में पढ़ा। क्या पढ़ा था एचआरए में? बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन सेल्स। क्या ये बात समझ में आया? यस और नो?
चले तो अब यहाँ पे जल्दी से ग्रेचुटी का ये टेबल याद कर लेते हैं। ग्रेचुटी के टेबल की यही बात करूं, कितनी कैटेगरी, 3 कैटेगरी। कौन कौन सी? एक, ड्यूरिंग सर्विस मिला है, फुली टैक्सेबल। आफ्टर डेथ ऑफ द एम्प्लॉय मिला है, फुली एग्जाम। और अगर आफ्टर रिटायरमेंट मिल रहा है तो दो कैटेगरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फुली एग्जाम। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फिर दो कैटेगरी, पोगा में कवर्ड है, पोगा में कवर्ड नहीं है। पोगा में कवर्ड है तो एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव लेस 3 में से जो भी लोअर होगा, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव 20 लाख या 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। यहां पे सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक सैलरी प्लस डीए फुल। ये चीज क्लियर है? और अगर पोगा में कवर्ड नहीं है तो क्या होगा? एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव लेस 3 में से जो भी लोअर होगा, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव 20 लाख 15/30 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। यहां पे सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन सेल्स, जो एचआरए में पढ़ा था। अब 2-4 पॉइंट्स और यहाँ पे ध्यान रख लो। सर मान लो मैं रिलायंस में पहले काम करता था, 10 साल मैंने वहां पे काम किए, और 10 साल काम करने पे मुझे वहां पे भी ग्रेच्युटी मिली। बाद में मैं एयरटेल शिफ्ट हो गया और एयरटेल में मैं 30 साल काम किया हूँ, और एयरटेल वालों ने भी मुझे ग्रेच्युटी दी है। तो क्या मेरे को 20 लाख वहां अलग और यहाँ पे 20 लाख अलग मिलेगा? तो लॉ मेकर ने बोला 20 लाख, ये जो फिगर है ना 20 लाख मिलने वाला, एक्चुअल 20, तो यहाँ पे 20 लाख पूरा लाइफ टाइम है। इसका मतलब तुम्हें रिलायंस में अगर तुम्हें ग्रेच्युटी मिला था 10 लाख, और उस 10 लाख में से तुमने 8 लाख का वहां पे एग्जेम्पशन ले चुका है, तो अब जब तुम्हें एयरटेल कंपनी ने दिया तो एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव या 20 लाख नहीं लिख पाओगे, 20 में से 8 लाख का एग्जेम्पशन पहले मिल चुका है, तो 12 लाख या 15/26 या 15/30। अगर ग्रेच्युटी में कवर्ड हो तो 15/26, नहीं तो कवर्ड नहीं हो तो 15/30। बोलो आया कि नहीं आया? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसका मतलब अगर आप पहले कहीं पे काम किए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए, where gratuity is received from 2 or more employer in the same month, then aggregate amount of gratuity exemption from tax cannot exceed 20 lakh. Where gratuity is received in any earlier year from former employer and again received from another employer in later year, the limit of 20 lakh will be reduced by the amount of gratuity exempted earlier. बात समझ में आया? सर मान लो क्वेश्चन में बताया नहीं कि पोगा में कवर्ड है कि नहीं है, तो क्या माने? कवर्ड नहीं है ये मानेंगे। इफ प्रॉब्लम डज नॉट स्पेसिफाई ही इज कवर्ड अंडर पोगा और नॉट, अज्यूम ही इज नॉट कवर्ड अंडर पोगा। आया? लास्ट पॉइंट, अगर ग्रेच्युटी, ध्यान से सुनना, मान लीजिए मैं पहले किसी कंपनी में काम किया, वो कंपनी में मैं 4 साल काम किया, और 4 साल बाद मैंने ट्रांसफर ले लिया, दूसरी कंपनी में चले गया, और वहां पे मैंने 30 साल काम किए। पहली कंपनी में 4 साल, बाद वाली कंपनी में 30 साल। पहली कंपनी में क्योंकि मैं 5 साल से ज्यादा काम नहीं किया इसलिए मेरे को ग्रेच्युटी नहीं मिला, लेकिन 4 साल वहां पे काम किए। अब दूसरी कंपनी में मैं 30 साल काम किया, वो 30 साल जो दूसरी कंपनी में काम किया उसका मुझे, उसके बाद तो मुझे ग्रेच्युटी मिलेगा रिटायरमेंट पे। अरे यस और नो? तो जब मैं नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स लूंगा तो सिर्फ दूसरी कंपनी का लूंगा कि दूसरी प्लस पहली मिला के लूंगा? मिला के लूंगा। तो अगर आपको ग्रेच्युटी पहली कंपनी से नहीं मिला है तो जितने साल आपने उस कंपनी में काम किए वो भी आप कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस में ऐड कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? मैंने क्या बोला? पहले पहले पहली पहले मान लीजिए आपको ग्रेच्युटी मिला था, 10 साल पहले रिलायंस में काम किया, बाद में आप 30 साल काम किए एयरटेल में, तो बेटा वहां पे ग्रेच्युटी मिल चुका है, 10 साल का बेनिफिट ले चुके हो, तो आप दूसरी कंपनी में फिर 30 साल का ही लेना। समझ में आया? नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स 30 साल ही रहेगा। लेकिन पहली कंपनी में जहां तुमने काम किया था वहां पे तुम्हें ग्रेच्युटी नहीं मिला था, और दूसरी कंपनी में जहां तुमने काम किया वहां ग्रेच्युटी मिला,
तो जब तुम नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स लोगे दूसरी कंपनी का, तो दूसरी कंपनी में पहली कंपनी का कंप्लीटेड ईयर्स भी जोड़ के लेना। समझ में आया? तो यहाँ पे ये लिखा है कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस मींस टोटल सर्विसेज इंक्लूडिंग दैट अंडर फॉर्मर एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड ही हैज नॉट पेड ग्रेचुटी बाय फॉर्मर एम्प्लॉयर। तो फॉर्मर एम्प्लॉयर ने अगर पहले ग्रेचुटी नहीं दी थी तुम्हें, क्योंकि तुमने कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई की थी, तो इसलिए लॉ मेकर ने बोला फिर वो 4 साल तुम अपने इनकम्प्लीटेड ईयर्स में ऐड कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। पेंशन और ग्रेचुटी ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपन ने कवर कर लिए। इन दोनों के ऊपर जो भी सवाल होंगे एक बार देख लेते हैं। कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने आपको? कुछ भी नहीं दिया मैंने? इतना अच्छा कब से हो गया हूँ मैं? हाँ जी, आइए। पहले तो इलस्ट्रेशन 3 कीजिए। इलस्ट्रेशन 3 जल्दी कर दिएगा। किसको लेके बना है? पेंशन को लेके। इलस्ट्रेशन 3 जल्दी सॉल्व कीजिएगा। हो गया इलस्ट्रेशन 3? क्या मेरे को कराने की जरूरत है? पक्का? चले इलस्ट्रेशन नंबर 4 चेक कीजिएगा। फोर्थ वाला उसने क्या बोल रखा है? मिस्टर रवि रिटायर्स ऑन 15/6/2025 आफ्टर completing 26 years 8 months of service and receive gratuity of 15 lakh
एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज सैलरी वाज बेसिक 50,000, दिए 10,000, 60% फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, कमीशन 1% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर इन दी लास्ट 12 मंथ वाज 1,20,00,000 और बोनस दिया है 25,000 पर एनम। कंप्यूट हिज ग्रेचुटी, taxable gratuity assuming he is a private sector employee and covered under पोगा। बताइए अगर वो प्राइवेट सेक्टर है मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पोगा में कवर्ड है, तो याद है क्या होगा? एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, याद है एक्चुअल ग्रेचुटी कितना मिला उसे? 15 लाख। एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव लेस तीन में से जो भी लोअर होगा, पहला 15 लाख, दूसरा 20 लाख, तीसरा आप कवर्ड अंडर पोगा हो, कवर्ड अंडर पोगा हो, तो ऐसे केस में क्या होगा? 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी। अब सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है? बेसिक सैलरी प्लस फुल डीए। फुल डीए कितना है? 10,000 आया, इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। बताओ और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, तो 26 साल 8 महीने को आप कितना ले लोगे? 27। तो 15/26 इंटू 60,000 इंटू 27, बोलो कितना हो जाना है? 9,34,615। इन तीनों में से जो भी लोअर है 9,34,615, तो बताओ बैलेंस जो बचा वो टैक्सेबल ग्रेचुटी आ जाएगा। आया नहीं आया? यस और नो? चलो सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है उसने? ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड नॉट कवर्ड अंडर पोगा। बेटा जी पोगा में कवर्ड नहीं है। अब पोगा में कवर्ड नहीं है तो क्या होगा? बोलिए सर। पोगा में कवर्ड नहीं है तो क्या होगा? तो 15 लाख लेस तीन में से जो भी लोअर होगा। एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, बताओ एक्चुअल कितना मिला? 15 लाख या 20 लाख या 15/30? अरे ये सुनो, 15/30 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। बताओ बेसिक सैलरी पिछले हर महीने की कितनी है? 50,000 रुपये पर मंथ है। तो आज यहाँ पे बेसिक सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है, 10 महीनों का लेना है मुझे, तो 50,000 इंटू 10, 5 लाख हो गया बेसिक सैलरी। फिर मैं डीए लूंगा 10,000 इंटू, बेटा जी डीए जो है वो 60% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, याद आ रहा है? 60, तो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट लेना है। तो ये तो एक महीने का हुआ, इंटू 10 मंथ्स किया, तो ये कितना हो गया? 60,000। और कमीशन ऑन सेल्स लेना है, कमीशन ऑन सेल्स। बेटा जी बताइए टर्नओवर पिछले 12 महीनों का 1,20,00,000 है और कमीशन हम कितना दे रहे हैं? 1%। तो बेटा जी मुझे 1,20,00,000 जो है, 1,20,00,000 जो है ये 12 महीनों का है, मुझे तो 10 महीनों का ही चाहिए। इसका 1%, आप समझे क्या? 1,20,00,000 का 1% जो आया ये पूरे साल का आया, तो इसलिए उसे 12 से डिवाइड किया, इंटू 10 से मल्टीप्लाई किया, बोलो कितना आया? 1 लाख। तो आज टोटल कितना हो गया? 6,60,000। ये टोटल सैलरी हो गई, टोटल सैलरी ऑफ ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, 10 महीनों की टोटल सैलरी हो गई। लेकिन मुझे 10 महीनों की थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो एवरेज सैलरी चाहिए। तो एवरेज सैलरी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, तो 66,000 हो जाना है। तो 6,60,000 डिवाइडेड बाय 10, 66,000। बोलो समझ में आया क्या?
यस और नो? अब ये 60 तो 15/30 इंटू 66,000 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस, जो कि कितना है 26 साल। पार्ट इन एक्सेस और ये सब नहीं आएगा। समझ में आया? तो आज बताइए इसका वैल्यू कितना आया? 8,58,000। तो देखो 15 लाख, 20 लाख या 8,58,000, तीनों में से लोअर कौन सा है? 858। तो बैलेंस 642, ये क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। लास्ट में ही सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, खत्म ही हो गए, फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 15 लाख में से 15 लाख पूरा एग्जाम, टैक्सेबल ग्रेच्युटी नील। बोले समझ में आया क्या? यस और नो? चलिए आइए नेक्स्ट। तो हमने किसकी बात कंप्लीट कर ली? पेंशन की बात कंप्लीट कर ली, ग्रेच्युटी की बात कंप्लीट कर ली। आइए नेक्स्ट बात करते हैं लीव इनकैशमेंट। पहले लीव इनकैशमेंट की बात करेंगे, फिर हम बाकी की बात, बाकी दो की और बात करेंगे। आइए लीव इनकैशमेंट को जरा ध्यान से देखेंगे सभी। लीव इनकैशमेंट को जरा ध्यान से समझिए, ये होता क्या है? लीव इनकैशमेंट मतलब जब आप कोई कंपनी को ज्वाइन करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन बताता है भाई साहब कितने दिनों की छुट्टी मिलेगी। नहीं समझा? वो ऑर्गेनाइजेशन क्या बताता है आपको? कितने दिनों की छुट्टी मिलेगी। ये चीज क्या है? अगर तुम वो छुट्टी वाले दिन भी काम करने आ रहे हो तो तुम्हें अलग से पैसा मिलना चाहिए। वो अलग से जो पैसा मिलेगा वो कहलाता है लीव इनकैशमेंट। ये चीज क्लियर है कि आप छुट्टियों पे भी काम करने आए हो। ये चीज क्लियर है? तो मान लो आपको साल भर में आपको बोला गया कि भाई आपको छुट्टियां जो मिलेंगी, ध्यान से सुनना, साल भर में आपको बोला गया कि आपको छुट्टियां मिलेंगी फॉर एग्जांपल 60 60 छुट्टियां मिलेंगी। अब आप उन 60 में से सिर्फ 15 दिन ही छुट्टी लियो, बाकी 45 दिन काम करने आए हो, तो वो जो पैसा आपको मिला 45 दिन काम करने का, वो कहलाएगा लीव इनकैशमेंट। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब लॉ मेकर ने क्या बोला? अगर लीव इनकैशमेंट का पैसा तुम्हें सर्विस के दौरान मिल गया तो फुली टैक्सेबल। जैसे ग्रेजुटी में था, ग्रेजुटी सर्विस के दौरान मिली, फुली टैक्सेबल। वैसे ही लीव इनकैशमेंट सर्विस के दौरान मिल गया, फुली टैक्सेबल। लेकिन लीव इनकैशमेंट आपको एम्प्लॉय के डेथ पे लीगल आयर्स को मिला, फुली एग्जेम्प्ट। जैसे ग्रेच्युटी में था, ग्रेच्युटी में भी क्या भरा था? अगर लीगल आयर्स को मिल रहा है 80 आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय ग्रेच्युटी मिला, तो वो फुली एग्जेम्प्ट था। सेम लीव इनकैशमेंट भी फुली एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट, अब कब मिल रहा है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम मिल रहा है तो दो कैटेगरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फुली एग्जाम, मतलब कॉपी पेस्ट ग्रेच्युटी है। वहां पे रिटायरमेंट पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा था फुली एग्जाम, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम्यूटेड पेंशन मिला, फुली एग्जाम। ग्रेच्युटी मिला रिटायरमेंट पे, फुली एग्जाम। लीव इनकैशमेंट मिला रिटायरमेंट पे, फुली एग्जाम। आया? लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और रिटायरमेंट पे आपको लीव इनकैशमेंट मिला, तो आपको क्या लेना है? लीव इनकैशमेंट रिसीव लेस 4 में से जो भी लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। क्या बोला? 4 में से जो भी लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। पहला एक्चुअल लीव इनकैशमेंट रिसीव, दूसरा 25 लाख, तीसरा टोटल ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी immediately preceding the date of retirement, चौथा लीव क्रेडिट एट द रेट ऑफ 30 days फॉर ईच कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। फिर से तो जितना लीव इनकैशमेंट मिला उसमें से 4 में से जो भी लोअर होगा, पहला एक्चुअल लीव इनकैशमेंट, दूसरा 25 लाख, तीसरा टोटल ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी, चौथा लीव क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ 30 days। अब सवाल एक आएगा माइंड में कि सर यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है? तो वही जो एचआरए में पढ़ा, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन सेल।
तो इसका मतलब मैं तीसरी जगह ये चीज बता रहा हूँ, टोटल 5 जगह बताऊंगा जहां पे सैलरी का मतलब वही एचआरए वाला है। एचआरए में तो है ही बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स कमीशन प्लस कमीशन ऑन सेल। वैसे ही ग्रेचुटी में, नॉट कवर्ड अंडर पोगा में, वैसे ही लीव इनकैशमेंट में। आया क्या? क्लियर है? अब सवाल उठा सर ये लीव क्रेडिट का क्या फंडा है ये बताओ। लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी निकालना है, ये तो हम अभी निकाले भाई। लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी निकालना है। बेसिक सैलरी लेनी है 10 महीनों की, डीए लेना है 10 महीनों का फॉर्मिंग पार्ट वाला, और कमीशन लेना है 10 महीनों का, टोटल करना है। तो 10 महीनों की सैलरी आ गई मेरे को। 10 महीनों की सैलरी चाहिए थी, वो निकाल दी हमने थर्ड पॉइंट में। लेकिन डी पॉइंट में तो कुछ लीव क्रेडिट बोल रहा है, ये कैसे निकलेगा? तो बहुत सिंपल है, एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? आपको नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 30 से। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस लीव अवेल्ड। एक्चुअल में समझो, इनकम टैक्स की नजरों में कोई भी इंप्लॉय को 30 दिन से ज्यादा का लीव नहीं दे मिलना चाहिए। इनकम टैक्स की नजरों में कोई भी इंप्लॉय को 30 दिन से ज्यादा लीव नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए क्या बोला, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। मान लो रामू काका याद है 40 साल काम किए रिलायंस में, तो 40 साल और हर साल का कितना है? 30 दिन की सैलरी। तो 30 × 40, 1200 दिन का यहाँ पे फिगर आएगा। तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स 40 साल इंटू 30 डेज, मतलब कितने हो गए? 1200 दिन। उसमें से तो 1200 दिन की टोटल छुट्टी ले सकते हो एज पर इनकम टैक्स। उसमें से आप कितने दिनों की छुट्टियां ले लिए? तो मान लो उसमें से हमने 1000 दिन की छुट्टियां ले ली, तो माइनस क्या कर दो? 1000। तो आज कितने दिनों की छुट्टियां लेना बचा था? 200 दिनों की। नहीं आया क्या? यस और नो? तो 200 दिनों का बचा था, तो आज आप क्या करोगे? 30 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे सैलरी से, एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इससे क्या होगा? जैसे ही आपने 1200 दिन छुट्टियां ले सकते थे, 1000 दिन की तुम ले चुके हो, तो कि बचे कितने? 200 दिन। 200 दिन को तुमने 200 दिन डिवाइडेड इनटू सैलरी, एवरेज सैलरी किया, डिवाइडेड बाय 30 डेज, मतलब 200 दिनों का क्रेडिट, लीव क्रेडिट तुम्हें मिलेगा। 200 दिन की सैलरी यहाँ पे आएगी। क्या बोला मैं? 200 दिन की सैलरी यहाँ पे आएगी। और वो 200 दिन की सैलरी कैसे आएगी? तुमने एवरेज सैलरी निकाला, मान लो तुम्हारा एवरेज सैलरी आ रहा है 60,000। एवरेज सैलरी पिछले 10 महीनों की एवरेज सैलरी आ रही है 60,000। तो 60,000 को डिवाइड किया 30 से, तो पर डे की सैलरी आ गई। पर डे की सैलरी कितनी हो गई? 60,000 डिवाइडेड बाय 30, पर डे सैलरी 2,000 रुपए हो गई। और उस 2,000 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देना? 200 से। क्यों 200 से? भाई 200 दिन बच गए। तो 200 इंटू 2,000, 4 लाख रुपए। इन तीनों में से जो भी, चारों में से जो भी लोअर है, अगर ये लोअर है तो 4 लाख का ही एग्जेम्पशन मिलेगा। अभी मैं क्वेश्चन ले लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। पहले तो याद करना है। बोलो क्या याद हुआ? ये फॉर्मूला याद अच्छे से रखना। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स इंटू 30, इंटू 30 डेज। क्योंकि एज पर इनकम टैक्स 30 डेज का ही आपको लीव का बेनिफिट मिलना चाहिए, माइनस जितने दिन छुट्टियां ले चुके हो, लीव अवेल्ड। तो जितने दिन की ले चुके हो छुट्टियां वो माइनस कर देना, डिवाइड कर देना 30 से, 30 डेज मल्टीप्लाई कर देना एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। आया? यस और नो? सर मान लो सर क्वेश्चन में लीव अवेल्ड नहीं दिया। क्वेश्चन में उसने क्या नहीं दिया? लीव अवेल नहीं दिया। फिर क्या करें? तो बेटा फिर निकालना पड़ेगा। सिंपल है। लीव अवेल नहीं दिया तो फिर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? तो फिर जो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से छुट्टियां बनती थी, उसमें से जितनी छुट्टियां नहीं ली वो माइनस कर देना, जो बच गया उतने दिनों की छुट्टियां ली है। सर कुछ समझा नहीं? एक क्वेश्चन से समझाओ। आओ एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखिए।
आज आशीष जी है, एवरेज सैलरी उनकी बन रही है कितने की, 65,000 पर मंथ। जब मैंने बोला एवरेज सैलरी तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए, वो 10 मंथ्स का टोटल सैलरी निकाला, बेसिक सैलरी 10 महीनों की, डीए 10 महीनों का, और कमीशन 10 महीनों का, कमीशन ऑन सेल्स 10 महीनों का। समझ में आया? तो आपका एवरेज सैलरी कितना आ गया, 65,000। अब उसने बोल रखा है लीव पर एनम अलाउड 50 दिनों का, तो 50 दिन की लीव अलाउड है। लेकिन ये बेटा जी, ये 50 दिन की लीव कौन बोलता है अलाउड है? कंपनी बोल रही है। एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है 30 दिन, लेकिन कंपनी बोल रही है कितने दिन, तुम 50 दिन ले सकते हो छुट्टी। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स कितने हैं, 40 साल 11 महीने। तो बेटा जी आपको नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स लेने हैं, ना कि कंप्लीटेड इन एक्सेस ऑफ पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, वो नहीं लेना। फिर लीव इनकैशमेंट रिसीव 22 लाख, कैलकुलेट टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट इफ लीव अवेल्ड इज 1000। तो क्या क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है लीव अवेल्ड, लीव अवेल्ड दी हुई है, तो फिर तो कोई झंझट ही नहीं है। पहले क्या लिखोगे बताओ? टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट निकालना है तो पहले क्या लिखोगे, एक्चुअल लीव इनकैशमेंट रिसीव। बताओ एक्चुअल कितना मिला लीव इनकैशमेंट, 22 लाख। लेस क्या करोगे, चार में से जो भी लोअर होगा। बोलो, पहला एक्चुअल लीव इनकैशमेंट रिसीव, दूसरा 25 लाख प्रिस्क्राइब लिमिट, तीसरा टोटल ऑफ 10 मंथ सैलरी, टोटल ऑफ 10 मंथ सैलरी। मेरी एवरेज सैलरी 10 महीनों का 65,000 है, एक महीने का तो 12 महीनों, मेरे को 10 महीनों का निकालना है तो इंटू 10 कर दूंगा, तो 6,50,000 आ गया। आया कि नहीं आया? क्लियर? और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है लीव क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ 30 डेज। अब आप मेरे को बताओ, लीव क्रेडिट निकालना है तो मैंने आपको क्या बोला, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है, 30 डेज इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस कितना है, 40 साल, तो 30 इंटू 40 ईयर्स। अरे यस और नो, माइनस क्या करते हो, लीव अवेल्ड। क्या लीव अवेल क्वेश्चन में दी है? यस। कितनी है लीव अवेल्ड, 1,000, तो माइनस कर देना 1,000, -1,000 लीव अवेल्ड इनटू, तो ये कितने दिन की छुट्टियां बची, 200 दिन। तो 200 दिन की सैलरी कितनी बनती है वो निकाल लो। तो बेटा जी मेरी 65,000 30 दिन की सैलरी बनती है। 65,000 जो है वो कितने दिनों की सैलरी है, 30 डेज की। तो पर डे की सैलरी कितनी हुई, 65,000 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 200 दिन। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो आपका ये कितना आ गया, 4,33,333 लीव क्रेडिट आ गया। इन चारों में से जो भी लोअर है, 4,33,333, तो बैलेंसिंग कितना बचा, 22 लाख में से 4,33,333 माइनस हो गया, तो टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट 17,66,667। आया कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपको, लीव अवेल दी हुई थी। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में लीव अवेल नहीं दिया है, तो ऐसे केस में क्या करोगे, लीव अवेल निकालना पड़ेगा। सर लीव अवेल कैसे आएगा, जो कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी की पॉलिसी है साल में 50 दिन की छुट्टी देना, तो 40 साल में टोटल 2,000 दिन की छुट्टी होती है, जिसमें से लीव अनअवेल्ड माइनस कर दिया। लीव अनअवेल्ड मतलब इतने दिनों की छुट्टियां नहीं ली, तो जो बैलेंस बच गई वो इतने दिनों की छुट्टियां ली है हमने। तो लीव अवेल का मतलब है छुट्टी लेना, छुट्टी लेना। तो आज कितने दिन की छुट्टी ले ली हमने, 1100 दिन की छुट्टी ले चुके हैं। 900 दिन की छुट्टियां नहीं ली तभी तो पैसा मिल रहा है उन 900 दिनों का। अरे आया कि नहीं आया? तो अब बताइए,
टैक्स कैसे, मतलब क्या चीज बचा था यहाँ पे, कैसे निकालोगे, कि निकाल दिया था सब? 1100 वाला पॉइंट बचा है ना, तो आज मेरे को बताइए यहाँ पे क्या आएगा। 40 × 30 माइनस क्या करोगे, 1100 माइनस होगा क्या, माइनस लीव अवेल, अवेल कितना है, हाँ 1100 है ना। अरे भाई 1100 आया क्या, माइनस लीव अवेल इंटू 65,000 डिवाइडेड बाय 30, इन चारों में से लोअर कौन सा है, 433 333, तो आज बताइए उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बैलेंस आपके हाथ में 17,660, 66,667 तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। बेटा यहाँ पे अवेल दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, तो वो करेंगे क्यों, अगर क्वेश्चन में दिया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, वही ले लो क्वेश्चन में जो लिखा है। और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो ऐसे केस में फिर क्या करोगे, टोटल कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से लीव कितनी बनती है, कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से हमने कितने दिनों की छुट्टी नहीं ली, तो जो बच जाएगा उतने दिनों की छुट्टी ले ली। आया, क्लियर है, फिगर चेंज हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, वो 1100 के हिसाब से होगा तो फिगर चेंज हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आया क्या सभी को, किसको लेके बात कंप्लीट कर ली, लीव इनकैशमेंट, सेम, लीव इनकैशमेंट कभी भी 25 लाख से ज्यादा का मिलने वाला नहीं है, डेथ के टाइम पे मिला तो वो लीगल आयस के हाथ में टैक्सेबल होने वाला नहीं है, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए, वेल लीव प्लस कमीशन ऑन सेल, वेल लीव इज रिसीव फ्रॉम 2 और मोर एम्प्लॉयर, तो सेम ईयर में 25 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। और लीव सैलरी अगर अर्लियर नहीं, अर्लियर रिसीव हुई है और अगेन रिसीव हुई है तो लिमिट 25 लाख की रिड्यूस हो जाएगी, जैसे ग्रेचुटी में पढ़ा। बोलो समझ में आया क्या, यस और नो, चले क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप ही को ही करना है, स्टार्ट कीजिए जल्दी।
हाँ जी, किया गया, ये क्वेश्चन सॉल्व किया। जरा ध्यान से देखो, आपने कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार कराना चाहता हूँ अपनी तसल्ली के लिए। उसने क्या बोल रखा है? उसने बोला है मिस्टर गुप्ता रिटायर्स ऑन एक। गुप्ता जी कब रिटायर हुए? 1/12/2025 को, 20 साल काम करके। और लीव सैलरी उन्हें कितनी मिल रही है? 5 लाख। बेसिक सैलरी मिल रही है 5,000 पर मंथ। डीए मिल रहा है 3,000। कमीशन मिल रहा है 500 रुपए पर मंथ। बोनस मिल रहा है 1,000 पर मंथ। लीव अवेल ड्यूरिंग दी सर्विस, भाइयों और बहनों, लीव अवेल दिया हुआ है। तो लीव अवेल दिया है तो फिर तो कोई झंझट ही नहीं है। लीव अवेल नहीं दिया होता तो झंझट हो जाती। क्यों? क्योंकि फिर मुझे निकालना पड़ता कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से, कि कंपनी की पॉलिसी कितनी है, उस हिसाब से टोटल लीव कितनी बनती है, माइनस जितनी लीव अनअवेल्ड है, वो माइनस करने के बाद जाके मेरा लीव अवेल्ड आता। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ध्यान रखना, ये पॉइंट कहीं लिखना है तो लिख लेना। इफ लीव अवेल्ड, if leave availed is not given, if leave availed is not given, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? टोटल लीव एज पर कंपनी पॉलिसी लोगे, एज पर कंपनी पॉलिसी। कंपनी बोलती है मान लो 50 दिन हम छुट्टी देंगे तुम्हें साल का, तो 50 इंटू नंबर ऑफ डे कंप्लीटेड ईयर्स। तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस मान लो 40 साल है, तो 40 इंटू 50 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? उसमें से आप क्या लेस करोगे? लीव अनअवेल्ड, लीव अनअवेल्ड, या आप माइनस करोगे लीव अनअवेल्ड। तो जो आएगा वो क्या आएगा? लीव अवेल्ड। लेकिन ये तब करना है जब क्वेश्चन में नहीं दिया हो। ये हमारे क्वेश्चन में तो यहाँ पे चीख चीख के दे रहा है लीव अवेल 480 दिन का है, फिर तो हमारी कोई झंझट ही नहीं है। फिर हमें ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर हमें ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चले, अब आगे बात करते हैं। तो उसने क्वेश्चन में आगे क्या दिया है? ही वॉज इंटाइटल टू 30 डेज लीव। तो वो कितने दिन की लीव के लिए इंटाइटल है? 30 डेज एवरी ईयर। ठीक है भाई, आपको रिक्वायर्ड क्या है ये बताओ? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुली एग्जेम्प्ट। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ही देखना है। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में बताइए क्या लोगे? बोलो। एक्चुअल लीव इनकैशमेंट रिसीव कितना मिला? 5 लाख। लेस एग्जाम, एग्जाम कितना? एक्चुअल जो मिला 5 लाख, या फिर 25 लाख, या फिर 10 मंथ सैलरी, टोटल ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी। तो जब लास्ट 10 मंथ सैलरी लोगे, तो बताओ आज रिटायरमेंट लिया आपने 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर से 10 महीने पहले। तो कहां से चालू होगा? फरवरी से नवंबर तक के 10 महीने हुए। फरवरी, आपने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 1 दिसंबर को तो रिटायरमेंट ले लिया, तो रिटायरमेंट के पहले के 10 महीने। अब यहाँ पे देखो, 1 अप्रैल से 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब फरवरी और मार्च में आपकी सैलरी थी 4,000 रुपए महीना, तो 2 महीनों की सैलरी आपकी 4,000 थी। और अप्रैल ऑनवर्ड्स 5,000 हो गई आपकी सैलरी। तो 5,000 इंटू 8, तो ये हो गया 40,000 प्लस 8,000, 48,000 बेसिक सैलरी हो गई। फिर उसने बोल रखा है डीए लेना है। डीए कितना है? 3,000, लेकिन उसका 60% लेंगे क्योंकि फॉर्मिंग पार्ट वाला लेते हैं। तो 3,000 का 60%, वो भी 10 महीनों का, तो ये कितना हो गया? 18,000। फिर क्या लोगे? कमीशन लोगे। कमीशन लोगे, कौन सा वाला कमीशन लोगे? ऑन सेल वाला।
प्रॉब्लम क्या है? कमीशन दिया तो है लेकिन ऑन सेल वाला नहीं है, तो ये नहीं लोगे। टोटल कितना हो गया? 66,000। ये टोटल सैलरी हो गई लास्ट 10 मंथ्स की। समझ में आया? तो एवरेज सैलरी क्या हो गई लास्ट 10 मंथ्स की? 6,600। तो आप क्या करोगे? देखो, 5 लाख, 25 लाख, 66,000। क्या ये बात समझ में आया? और लास्ट में आप क्या करोगे? लीव क्रेडिट। तो लीव क्रेडिट कैसे निकालोगे? 30 डेज इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, 20 साल, इन माइनस लीव अवेल। लीव अवेल कितना है? 480 दिन, माइनस 480 दिन, इंटू एवरेज सैलरी 6,600 डिवाइडेड बाय 30, तो 26,400। अब बताओ, इन चारों में से जो भी लोअर है, तो लोअर कौन सा है? 26,400। ये माइनस हो गया तो बैलेंस आपके हाथ में 4,73,600 टैक्सेबल हो गया। बोलो, समझ में आया? यस और नो? पक्का आया ना? चले तो आपको एक सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको ट्राई करके आना है। इलस्ट्रेशन नंबर 20, इलस्ट्रेशन नंबर 20 आप ट्राई करके आएंगे। 21, illustration number 20, illustration number 21, illustration number 22, 23, 24। कितने हो गए? 5। ये जो ये प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है, ये वैसे कल हम समझेंगे, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो बन जाएगा। तो ये 5 सवाल आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ट्राई कर पाओगे? तो कल हमारा जो बचा हुआ पॉइंट है, कौन सा पॉइंट बचा है? प्रोविडेंट फंड वाला कंसेप्ट बचा है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट और रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, और एक अरियर्स ऑफ सैलरी बची है। वो कल हम क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, और सैटरडे को आपको क्या करना है? इन सब के क्वेश्चंस और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बोलो, समझ में आया क्या? चले तो भाई और बहनों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।